Okay, hello everyone. So, welcome to the second lecture of solutions. In the last lecture, in the previous lecture, we have learned about certain terms that you'll be seeing in this entire chapter. हमने कुछ terms के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ types of solutions के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है? I hope वो वीडियो तुम लोग सभी ने देख लिया है. तो today we will be learning हम लोग कैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है ना? मतलब अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? तो उनके कंसंट्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे. पहला चीज़ तो कंसंट्रेशन होता क्या है कि नहीं? मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूट, राइट, कोई भी सॉल्यूट जो सोल्यूशन में रहता है, कितने क्वांटिटी में रहता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है ना? अलग अलग टर्म्स होते हैं. तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे. थोड़ा सा रिकैप में भी चले जाते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा क्या था, राइट? सोल्यूशन पढ़ रहे थे, राइट? सोल्यूशन क्या था हमारा? इन शॉर्ट सोल्यूशन मतलब क्या था? एक मिक्सचर था, राइट? मिक्सचर किसका किसका था? मिक्सचर सोल्यूट और सॉल्वेंट का था, राइट? सोल्यूट और सॉल्वेंट का था. सोल्यूट कौन होता है? सोल्यूट कौन सा क्वांटिटी था जिसका जिसका क्वांटिटी सोल्यूशन में कम होता है कि नहीं? और सॉल्वेंट कौन सा था जिसका क्वांटिटी एक्सेस में होता है, राइट? इसका क्वांटिटी एक्सेस में होता है और इसका इसका क्वांटिटी कम होता है. लेस क्वांटिटी एक्चुअली लेस क्वांटिटी हाई क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है ना? मतलब सीन ऐसा है, देखो सपोज सोल्यूशन दो अलग अलग तरीके का होता है. एक को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरे को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. अब डाइल्यूट सोल्यूशन कब बोलेंगे? तब डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे सपोज हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं. ठीक है? सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं. ठीक है? तो सॉल्ट सोल्यूशन में मैंने मान लिया है, मैंने 90 ग्राम वाटर ले लिया है. ग्राम में बोल रहा हूँ. ठीक है? 90 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें मैंने 10 ग्राम क्या ले लिया? NaCl ले लिया. ठीक है? तो ये हो गया मेरा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन. 90 ग्राम वाटर में मैंने 10 ग्राम NaCl लिया. ठीक है? तो ये हो गया डाइल्यूट. तो फिर कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये जो सोल्यूट होता है, 10 ग्राम वाला सोल्यूट है ना, इसका क्वांटिटी कम है ना, सॉल्वेंट का क्वांटिटी से कम है. मतलब H2 यहाँ पे क्या है? H2 सॉल्वेंट है और इसका क्वांटिटी क्योंकि ये कम है तो ये हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूट. NaCl हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूट. तो अभी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सीन ऐसा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम 90 ग्राम H2O ले रहे हो, एट द सेम टाइम NaCl भी तुम कुछ NaCl ले रहे हो. मान लेते हैं 85 ग्राम NaCl. मतलब क्या वो दोनों में डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट का डिफरेंस आ रहा है, राइट? इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट काफ़ी कम था, डाइल्यूट वाला में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम था, और कंसंट्रेटेड वाला में क्या है? अमाउंट ऑफ जो भी सोल्यूट ले रहे हो तो उसका अमाउंट ज़्यादा है. तो जब भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होता है वैसे टाइप के सोल्यूशन को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और जब भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होता है उसको अपन बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन. तो दिस इज अबाउट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है? तो आज अपन इसके आगे चलते हैं. ठीक है? इसके आगे मूव करते हैं कैसे कैसे हमने एक्सप्रेस किया है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को. ठीक है? पहला टाइप से हम लोग शुरू करते हैं. पहला टाइप से आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है, मज़ा आएगा. ठीक है ना? ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा. ठीक है? तो बने रहो. तो चलो शुरू करते हैं. पहला टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है, उसको अपन बोलते हैं मास परसेंटेज. मास परसेंटेज. ठीक है? इसको अपन लिखते हैं W/WC. W कुछ नहीं है, मास ही. हमें M से डिनोट नहीं करते, W से डिनोट करते. ठीक है? मास परसेंटेज. अच्छा, ये कौन सा टाइप का सोल्यूशन है? चलो मानते हैं A और B, A+B दोनों मिलके हमें कोई एक सोल्यूशन बना के दे रहा है. ठीक है? A और B मिलके कोई एक सोल्यूशन दे रहा है. मान लेते हैं सॉल्ट सोल्यूशन ही बना रहा है. ठीक है ना? मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ 40 ग्राम NaCl है और यहाँ पे कुछ 60 ग्राम H2, और ये दोनों मिलके हमें एक सोल्यूशन बना के दे रहा है. ठीक है? अब मास परसेंटेज क्या होता है? अगर मैं तुमको पूछूं कि ये वाला सोल्यूशन में जिसमें 40 ग्राम NaCl है और 60 ग्राम H2O है, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन में NaCl का मास परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, मास परसेंटेज निकलता है मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट. और कंपोनेंट मान लेते हैं A के बारे में. ऑफ अ कंपोनेंट A इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास क्या होता है?
दोनों, यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों का मास हो जाएगा टोटल मास, मतलब ए प्लस बी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, राइट। और क्योंकि मैंने परसेंटेज बोला है, मास परसेंटेज, तो अपन क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग NaCl का परसेंटेज अभी निकालेंगे, अगर इफ यू आर बीइंग आस्क्ड दैट फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द गिवन सॉल्यूशन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ NaCl, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब NaCl का मास और किसका मास, मास ऑफ NaCl एंड मास ऑफ H2O, मास ऑफ NaCl एंड मास ऑफ H2O, ठीक है। करके देखते हैं, मास ऑफ NaCl कितना होता है तुम्हारा 40 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे में मास ऑफ NaCl और मास ऑफ H2O है, NaCl का मास 40, H2O का 60, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 60 इनटू विथ 100, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 40 प्लस 60 100 होता है ना, 40 प्लस 60 100 होता है इनटू 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 40, इधर लिख देते हैं 40%, आ रहा है वीडियो में, हाँ ओके। सो 40% बाई मास, ठीक है ना। सोल्यूशन में NaCl का क्वांटिटी है 40%। अभी अगर मैं तुमको पूछता कि क्या बोलते हैं वाटर का भी मास परसेंटेज बताओ, तो वाटर का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ ऑफ कोर्स इससे भी निकल जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट भी है। देखो A प्लस बी दोनों मिलके हमें 100% कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, राइट। अब A का परसेंटेज हमें पता चल गया, कितना मिला, A क्या था हमारा NaCl था, NaCl का कितना मिला 40%, प्लस B इज गिविंग अस 100%, तो B का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40 इधर लेके जाओ, 100 माइनस 40, तो B का कंसंट्रेशन कितना होगा सोल्यूशन में 60%। तो ये काफी आसान है, ठीक है ना। इसको हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, A प्लस बी प्लस, यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट लिया था, जितने भी कंपोनेंट्स हो, ठीक है ना। मास परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान है, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसको हमें उसका मास हमें न्यूमरेटर में लेना है, और नीचे हमें क्या करना है, नीचे जितने भी कंपोनेंट्स है सोल्यूशन में सबके मास जोड़ने हैं, सबके मास ऐड करने हैं, इसके बाद क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी फाइंड मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट। इसको अभी तरीके से लिखना कैसा होता है ये भी समझ लो। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो देखते हैं कितना क्या दोस्तों। देखो NaCl का परसेंटेज कितना मिला था हमें, 40% मिला था हमें, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 40% NaCl in the given solution, ठीक है। 40% NaCl in the given solution लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 40 ग्राम NaCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन तो दोनों मिला के हो रहा है 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 40 ग्राम NaCl इन सोलवेंट कितना था 60 ग्राम था ना, इन 60 ग्राम सोलवेंट, इन टर्म्स ऑफ सोलवेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। 40% NaCl in the given solution, 40 ग्राम NaCl in the 100 ग्राम solution, ठीक है, 40 ग्राम NaCl in 60 ग्राम सोलवेंट, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज, ठीक है। अगला में हम लोग मूव करते हैं, अगला है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। चलो वॉल्यूम परसेंटेज में जाते हैं, चलो वॉल्यूम परसेंटेज ये भी सिमिलर ही है, कुछ खास है नहीं इसमें भी, ठीक है। चलो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V/V से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V से, जैसे कि मास परसेंटेज में हमने किया था, यहाँ पे वही सीन है, ठीक है ना। वॉल्यूम परसेंटेज फिर V/V इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सपोज हमें A प्लस बी, यहाँ पे हमें कोई एक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है ना। इस बार क्योंकि ये वॉल्यूम में बताया गया है ना, हम लोग क्या करेंगे A और B को इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मतलब हम मिलीलीटर में दोनों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मिलीलीटर में। मान लेते हैं इस बार ये A 40 ml है और ये B 60 ml है, ठीक है। मानते हैं A 40 ml है, B 60 ml है, दोनों मिलकर कुछ एक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A न्यूमरेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ A, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे भी टोटल वॉल्यूम क्या होगा? A और B का जो भी वॉल्यूम है वही, राइट, इनटू 100। परसेंटेज में बोल रहे हैं तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो A का भी वॉल्यूम कितना दिया है? 40 ml दिया है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 कितना दे रहा है? 100 ml सॉल्यूशन दे रहा है, 40 प्लस 60, तो नीचे अपन लिखेंगे 100 ml, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ पे भी 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 40%, ठीक है। ऐसे ही हम लोग B के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर तुमको बोला कि वॉल्यूम परसेंटेज B का निकालो, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज B का निकालो मैंने, ठीक है ना, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B। कैसे लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। कितना है B का वॉल्यूम? 60 ml है, चलो 60 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, या 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 60%, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे वहां में मैंने बताया था पिछले में मास परसेंटेज में क्या करना होता है? 100 से माइनस कर दे सकते हैं, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, राइट। A का वॉल्यूम परसेंटेज निकल गया है, ठीक है। तो 100 से अगर मैं A का वॉल्यूम परसेंटेज माइनस कर दूं तो B का वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, है कि नहीं? काफी सिंपल था, राइट। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट में मूव करते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी सिमिलर है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, W/V बोलते हैं इसको हम लोग। नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं W/V। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, वापस से लिखते हैं। चलो A प्लस बी हमें कोई एक सोल्यूशन दे रहा है, A प्लस बी हमें कोई एक सोल्यूशन दे रहा है, तो मास बाय वॉल्यूम हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A मान लेते हैं, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखो मास बाय वॉल्यूम है ना, ऊपर में मास है ना, तो हम लोग न्यूमरेटर में मास लेंगे, जिस भी कंपोनेंट के बारे में हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सपोज A के बारे में हमें निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे? मास ऑफ A, ठीक है, मतलब A का जो भी क्वांटिटी है उसको अपन मास में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम है ना, तो हमें क्या करना है? सॉल्यूशन का क्वांटिटी को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वापस से इधर 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। आसान है ना ये सब, ये मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ये सारा काफी आसान है। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके बाद, उसमें ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो ये तो काफी थ्योरी सा लग रहा है ना, न्यूमेरिकल्स काफी आसान है, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। कोई बताएगा फोर्थ वन क्या होता है? एनीबॉडी? फोर्थ वन, हाँ, सही है, ppm, राइट। ppm क्या होता है? ppm बोलो, ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, राइट। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है, पार्ट्स पर मिलियन। अब कहाँ पे ये यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन? एनीबॉडी? कहाँ पे यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है जैसे कि जब भी तुम्हारे पास जो सोल्यूट है वो एकदम ट्रेस क्वांटिटी में है, ठीक है ना, जिसका क्वांटिटी काफ़ी कम है, ट्रेस क्वांटिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, वैसे टाइप के कंसंट्रेशन को अपन ppm में डिनोट करते हैं, ठीक है, वैसे टाइप के कंसंट्रेशन को। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, A प्लस बी से यहाँ पे कुछ सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं B मेरा सोल्यूट है,
बी मेरा सोल्यूट है, और सोल्यूट जो होगा यहाँ पे इस केस में, पीपीएम वाले केस में, ये ट्रेस क्वांटिटी में रहेगा, काफी कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है ना, काफी कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है, तभी हम लोग पीपीएम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे बगल में सीसीआई है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां से बहुत सारा धूल निकलता है, राइट, बहुत सारा निकलता है, पोल्यूशन होता है, राइट, तो उसको अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ये देख सकते हो तुम लोग, नदी काफी गंदा हो चुका है, राइट, गंदा हो रहा है, हो चुका है, जो भी बोलो तुम, ठीक है, तो उसमें कितना गंदगी है वो भी तुम इससे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं पीपीएम। तो इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम का, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, इस वाले केस में मैंने बी को सोल्यूट लिया है, तो यहाँ पे मैं बी लिख सकता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना, टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। इसको इनटू करेंगे अपन 100 से, नहीं 100 से नहीं करेंगे, नाम सुनो तो 10 टू, नाम क्या है, मिलियन है ना, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है ना, 1 के साथ 6 जीरोस, ठीक है, वो होता है मिलियन। अगर बिलियन होता तो 10 टू द पावर 9 जीरोस, ट्रिलियन होता तो 10 टू द पावर 12। अच्छा ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू पीपीएम। करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा देर बाद में, ठीक है, अभी बस मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, आई मीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6। अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट, मजा आएगा। चलो एक न्यूमेरिकल करते, पीपीएम में ही करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलो एक न्यूमेरिकल हो जाए, एक न्यूमेरिकल सपोज 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर contains 0.001 gram of dissolved oxygen, calculate the amount of oxygen in parts per million, ठीक है। पीपीएम में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलो करते हैं सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकालना है, राइट, ठीक है। क्या था तुम्हारा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो O2 का मास कितना दिया हुआ है, 0.001 ग्राम दिया हुआ है ना, यही है O2 का पार्ट्स, ठीक है, 0.001 ग्राम, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है, टोटल पार्ट्स इन द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया है, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, सोलवेंट है क्या, सोलवेंट नहीं, सी वाटर सोलवेंट नहीं है, सी वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सी वाटर में क्या होता है, नमकीन सा होता है ना, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स है, राइट। तो 1000 ग्राम जो कि सी वाटर बोला गया है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसको नीचे लिखते हैं 1000 ग्राम इनटू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 लिखेंगे, राइट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, चलो ऊपर में 0.001 है, 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.001 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे बेसिस दोनों का सेम है, तो पावर को ऐड करो, कितना होगा, -3 + 6 हो जाएगा 3, राइट। तो 0.01 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, 0.001 था, राइट, 0.001, ओके। तो दैट इज 0.001 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So 1 ppm is your answer, 1 parts per million, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू 1 ppm, ठीक है, क्लियर है, आसानी है, राइट, ppm भी आसानी है।
नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, जैसे कि मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना, मतलब दोनों सेम लगते हैं, होते नहीं है सेम, राइट। ठीक है चलो करते हैं, चलो क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो लेट्स मूव। मोलैरिटी आज इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये मोलैरिटी होता क्या है, इतना कंफ्यूजन, सबको डरा के रखा हुआ है, ऐसा है ना, डरा के रखा हुआ है। चलो एक साथ लिखते हैं दो कॉलम बना के, ठीक है, तब ज़्यादा आसान लगेगा शायद। इधर मैं मोलैरिटी लिखता हूँ, मोलैरिटी, और इधर मैं लिख देता हूँ मोलैलिटी, ठीक है, फाइन। पहले समझो, ये मोलैरिटी है, वो मोलैलिटी। मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, और मोलैलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। अभी कोशिश करेंगे दोनों को रिलेट करने के लिए, काफी कुछ सिमिलर भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं a प्लस बी मिलके सोल्यूशन दे रहा है, वहां पे भी a प्लस बी मिलके सोल्यूशन दे रहा है, मोलैलिटी पे भी a प्लस बी मिलके सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि ए का कितना मोल्स, कितना मोलर प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, देखो मोलैरिटी, जिस भी कंपोनेंट का मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन में से, ठीक है ना, जिस भी कंपोनेंट का कैसे निकालेंगे, देखो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, मान लेते हैं A का निकालना है, ठीक है ना, A का निकालना है तो अपन को लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, या फिर ऐसा लिख देते हैं, सोल्यूट लिख देते हैं, मान लेते हैं ये सोल्यूट है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम को लिखना है लीटर में, ठीक है। अगर मिलीलीटर में दिया है तो अपन क्या करेंगे, सोचो, कन्वर्ट करेंगे लीटर में, राइट, दिखाएंगे, ठीक है ना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे, ओके। चलो मिलीलीटर को लीटर में, अरे डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सिंपल। 500 ml को लीटर में कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्या बन जाएगा 0.5 मिलीलीटर, सॉरी लीटर ओके। तो मोलैलिटी में चलते, चलो मोलैलिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। अब मोलैलिटी में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं A को सोल्यूट मान लेता हूँ, तो तुम्हारा यहाँ ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है ना मोलैलिटी साइड में, वहां पे भी न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा सोचो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन क्या होगा, यहाँ पे सोल्वेंट का सीन है, सोल्यूशन का नहीं है, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। तो दोनों में, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना। मोलैरिटी में हम लोग डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं लीटर में, ठीक है ना, और यहाँ पे मोलैलिटी में हम लोग क्या ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सोल्वेंट ले रहे हैं केजी में, ठीक है, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। अभी वहां पे भी अगर तुमको मास ऑफ सोल्वेंट अगर ग्राम में दिया गया है, ग्राम में, ठीक है ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, या फिर ग्राम में देने से ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट था ना, अगर ग्राम में दिया है, मास ऑफ सोल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा इस रेशियो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर इधर पे भी वही लिख सकते हैं, मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में दिया है तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही था मोलैरिटी और मोलैलिटी, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, ठीक है। यही था मोलैरिटी, अभी करेंगे न्यूमेरिकल, दिस इज इट, ठीक है ना। ये 5वां तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म था एंड ये 6th, ठीक है। तो मोलैरिटी दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है ना। कहीं पे सोल्वेंट आ रहा है मोलैलिटी में, कहीं पे सॉल्यूशन आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई हैव गॉट सम क्वेश्चन, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, खत्म करते हैं, ठीक है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, तो लेट्स मूव।
and I hope you guys are writing along with me. देखो सिर्फ वीडियो देख के फायदा नहीं है, वीडियो सिर्फ देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। पेन कलम कलम और कॉपी उसका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़रूरत होता है, ठीक है ना। जब साथ में प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ C6H6। क्या होता है C6H6? बेंजीन, राइट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड CCl4। CCl4 क्या होता है अभी? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, राइट। टेट्राक्लोराइड, क्यों टेट्राक्लोराइड? अरे चार क्लोरीन है ना, CCl4, दैट इज व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ 22 ग्राम ऑफ benzene, if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4 is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4, ठीक है। मास परसेंटेज निकालना है किसका? बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। वैल्यूज थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, राइट। बेंजीन का 22 ग्राम लिया है, डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग 78 ग्राम ले लेते हैं, आसान रहेगा। 78 ग्राम, तुम लोग आसान मत करना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, राइट। चलो इधर देखते हैं अभी। तो मास परसेंटेज निकालना है, राइट। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वी नो, अपन अभी जानते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी हम लोग सबको आता है मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही है ना, ठीक है। तो पहले किसका मास परसेंटेज निकालेंगे? चलो पहले बेंजीन का निकालते हैं, राइट। क्या है यहाँ पे? बेंजीन प्लस और क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्या दे रहा है हमें? सॉल्यूशन दे रहा है, राइट। बेंजीन कितना है? 22 ग्राम था क्या? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन है, और CCl4 कितना लिया हमने? 78 ग्राम। इससे क्या पता चल रहा है? बेंजीन क्या है? सोल्यूट है, और CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? सॉल्वेंट है, राइट। तुमको बोला गया है इसका भी मास परसेंटेज निकालना है, इसका भी निकालना है, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो पहले बेंजीन का निकालते हैं, चलो। मास परसेंटेज ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन, ठीक है। टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट, बेंजीन का मास कितना दिया है? 22 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दोनों का मास को ऐड करना है, 22 प्लस 78 इनटू क्या करना है? 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 22 प्लस 78 कितना होता है? 100 इनटू 100, तो 100 कैंसिल, आंसर कितना आया? 22% आया, ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है? 22, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आ रहा है 22%, ठीक है। इसके बाद फिर इसका निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आएगा यहाँ पे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना दिया? 78, और नीचे में टोटल मास कितना हो जाएगा? 22 प्लस 7 78, 100 ग्राम सॉल्यूशन ही तो बन रहा है ना, तो 100 इंटू 100 कैंसिल, तो कितना बचा? 78%. So the mass percent of carbon tetrachloride is 78%. वैल्यूज थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया था, आसान वैल्यूज लिया था, ठीक है। तुम लोग एक काम करना, CCl4 का मास इसको 122 ग्राम लेके ही करना, ठीक है। देखो क्या होता है, फाइन, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। इसको मिटा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना? हाँ, पढ़ तो रहे होगे, क्लास 12 पहुंच चुके हो, कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अरे मोल फ्रैक्शन तो समझाया नहीं, शायद मोल फ्रैक्शन स्किप हो गया था। हाँ अच्छा, कोई नहीं, अभी समझा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अरे फ्लो में स्किप हो गया, माफ कर दो, अभी समझा दूंगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन
in solution containing 30% by mass, in solution containing 30% by mass, ठीक है, by mass in carbon tetrachloride in CCl4। अच्छा ठीक है, तो मास परसेंट आई मीन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ये लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको अपन x से डिनोट करते हैं, x या फिर काई भी बोल सकते हैं, काई थोड़ा सा ऐसा लंबा होता है, ठीक है, कुछ ओके। सो मोल फ्रैक्शन काई इज इक्वल टू, कैसे मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सपोज a plus b is giving us a solution, ठीक है ना, a plus b solution दे रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको बोला जाता है कि a का मोल फ्रैक्शन कितना है, a का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो कैसे लिखेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन को काई a से डिनोट करेंगे या फिर x a से, और b का मोल फ्रैक्शन को x b से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, सपोज a के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसके मोल्स, ठीक है। सपोज a के लिए निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट a, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। XA कैसे निकालेंगे, इसके जितने भी मोल्स है सॉल्यूशन में, कितने मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स पता है ना, मोल्स याद है, भूल गए हो मोल्स, अरे मोल्स आसान तो था, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स होता है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी मास तुम्हें दिया गया है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, एटॉमिक या फिर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी दिया है तुम्हें, ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यही तो था, नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल्स के ऐड करने के बाद हमें डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काई इज इक्वल टू, सपोज ये मैं a plus b के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, a plus b गिविंग अस सॉल्यूशन, तो काई a हो जाएगा तुम्हारा मोल्स ऑफ a, ठीक है ना, काई a होगा टोटल आई मीन मोल्स ऑफ कंपोनेंट a डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b, मोल्स ऑफ a और मोल्स ऑफ b क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ही होगा ना। तुमको क्या बोला है यहाँ पे, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें दो ही कंपोनेंट्स है a और b, इसका मतलब है टोटल मोल्स हो जाएगा Na प्लस Nb, अगर C होता तो प्लस Nc लिखता, ठीक है ना। इन द सेम वे ये हमने a के लिए निकाला, राइट, मोल फ्रैक्शन a के लिए निकाला, अगर मोल फ्रैक्शन b के लिए निकालेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर में मोल फ्रैक्शन ऑफ b डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, बस न्यूमरेटर चेंज होगा, जिसके लिए निकाल रहे उसका मोल आई मीन उसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और एक चीज याद रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को अपन अगर ऐड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1, मतलब ये a प्लस b हमें सॉल्यूशन दे रहा है, राइट, अगर इनके मोल फ्रैक्शंस को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शंस ऑफ a मोल फ्रैक्शन ऑफ b, तो ये हमें हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ b विल बी गिविंग अस 1। सपोज मान लेते हैं मेरे पास a प्लस b प्लस c, अरे छोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n कंपोनेंट्स मिलके सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 प्लस डॉट 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ द nth कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होगा, 1 से ज्यादा 1 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। टोटल मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1, याद रहेगा, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है।
ये याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे पता चलेगा भी, न्यूमेरिकल करेंगे ना, आसान है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लिखो, नहीं दूंगा स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। चलो अब अगला में मूव करते हैं, इस क्वेश्चन में मूव करते क्या करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या बताया है, बेंजीन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। 30% बाय मास, अभी थोड़ा देर पहले बाय मास सिखाया था ना, मास परसेंट है, उसको बाय मास ही बोलते हैं, ठीक है। 30% बाय मास इन CCl4, आसान सा है, चलो करते हैं, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, ठीक है ना। चलो ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये अभी चलो और डीपली जानते हैं। ये मिटा देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ये सब, ओके। चलो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl6 सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन वी नो क्या जानते हैं हम लोग, गाय हमारी माता है, अच्छा ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl6 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। वी नो क्या जानते हैं, अच्छा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ऐसे फिर से लिखा, दिल क्या लिखने के, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने को कोशिश करो, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl6 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। 30% बाय मास बोल रहा है ना, चलो हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन को, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम का है। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी कितना लिखो, 100 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ पे, CCl6 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, मतलब बेंजीन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है नहीं। मास ऑफ सोल्यूट बेंजीन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बेंजीन इज 30 ग्राम। 30 ग्राम ही होगा ना, 30% 30 ग्राम, क्योंकि हमने 100% को 100 ग्राम अज्यूम कर लिया है, राइट। मतलब A प्लस बी जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है, मान लेते हैं A क्या है यहाँ पे, चलो बेंजीन मान लेते हैं, C6H6, B क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, दोनों मिलके हमें कुछ एक सोल्यूशन दे रहा है। सोल्यूशन कितना का हो गया, हमने 100 ग्राम मान लिया है। C6H6 30 ग्राम बोला है, 30 ग्राम। इससे क्या पता चलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मास कितना होगा, ये 30 ग्राम, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो CCl4 का मास कितना होगा, 70 ग्राम, बचा हुआ 70%, तो ये हो गया हमारा 70 ग्राम। 30 ग्राम बेंजीन 17 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ मिलके 100 ग्राम क्या दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, राइट। चलो अपन को ये तो नहीं निकालना था, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो अगर मास है तुम्हारा बेंजीन का 30 ग्राम, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का 70 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। Therefore, mass of CCl4 is equal to 70 ग्राम, ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl6। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स जानने पड़ेंगे, है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया था, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स तो दिया नहीं है, तो मोल्स निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे मोल्स, कैसे निकालेंगे, मोल्स का ही फॉर्मूला बताया था थोड़ा देर पहले ऊपर में, क्या था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले लिखते हैं इसके लिए, C6H6 के लिए, C6H6 के लिए मोल्स ऑफ C6H6 क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास 30 ग्राम दिया है ना बेंजीन का, 30 ग्राम, तो गिवन मास हो गया 30। अच्छा अब बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का C6H6, 12 into 6 72 plus 6 78, तो 30/78 हो गया हमारा मोल्स ऑफ C6H6। ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, यहाँ पे टाइम काफी वेस्ट होगा ये कैलकुलेशन अगर करने बैठ जाओ तो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ C6H6 दैट इज NC6H6 हमें मिल गया है 30/78, ठीक है, 0 point something आएगा, ठीक है। अच्छा फिर मोल्स ऑफ इसके भी तो निकालने पड़ेंगे, इसका था CCl4, मोल्स
ऑफ CCl4 NC मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास 70 ग्राम था ना, 70 ग्राम 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा बताओ? चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, CCl4 कितना होगा? मोलर मास ऑफ CCl4 बोलो बोलो बोलो। यस यस यस, कितना कितना कितना? CCl4 क्लोरीन का कितना था? 35.5 इंटू 4 कितना होगा? 21 into 2 142 plus 12 कितना हो जाएगा? 154 मोलर मास खुद से निकाल देना, 11 में पढ़ चुके हो, मैं नहीं निकाल के दिखाएगा, ठीक है? तो मोल्स ऑफ CCl4 इज 70/154। मैं लिख देगा इसका वैल्यूज, ठीक है ना? फिलहाल ऐसे ही समझो, ठीक है? मोल्स ऑफ CCl4 इज दिस मच, ये कैंसिल आउट खुद करना, ठीक है? इसके बाद अपन को निकालना क्या था? एक्चुअल में निकालना था तो मोल फ्रैक्शन निकालना था। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था? C6H6 का निकालना था, मतलब बेंजीन का निकालना था, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल दे, तो ऊपर निकालते हैं, ठीक है? ऊपर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है? क्या लिख सकते हैं लोग? काई लिख सकते हैं या फिर X C6H6। ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग? मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स था ना, मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके कहाँ लिखा था मैंने? अरे सोल्यूशन क्या था हमारा? C6H6 प्लस CCl4 का सोल्यूशन दे रहा है, राइट? लेकिन नहीं, तो कोई एक सोल्यूट है, कोई एक सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल्स दोनों के लिखने पड़ेंगे ना, दो ही कंपोनेंट है, तो एक लिखेंगे NC6H6 प्लस NCCl4, जिसका हमने अभी ये सब निकाल लिया है ना, ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ CCl4, राइट? सारे वैल्यूज पुट कर दो इसके बाद। मोल्स ऑफ C6H6 कितना है? 30/78, ऊपर लिखो 30/78, नीचे क्या लिखोगे? दोनों के मोल्स को प्लस करना है, 30/78 प्लस ये क्या है? 70/154, 70/154। तो इसको कैलकुलेट खुद से करना है, ठीक है ना? कैलकुलेट खुद से करना है, मैं वैल्यूज दे देता हूँ, चलो, लेकिन खुद से करना। वैल्यूज देना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, फिर भी दे देता हूँ। तो मोल्स यहाँ पे मिलेंगे हमारे बेंजीन के 0.3846, यहाँ पे 0.3846 निकलेगा, ठीक है? मोल्स, और यहाँ पे 70/154 हो जाएगा तुम्हारा CCl4 का मोल 0.4545, ये हो गया तुम्हारा मोल्स ऑफ CCl4। तो वैल्यू वहां पे कितना आ जाएगा? अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है? मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? फाइनल मोल फ्रैक्शन होगा तुम्हारा, किधर गया? हाँ, 0.458 हो जाएगा, 0.458, ठीक है? तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.458। याद रहेगा? मतलब याद नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है? मैंने वैल्यूज दे दिया, आंसर दे दिया, तुम्हें कैलकुलेशन खुद करना है, ओके? तो यहाँ से और एक चीज देखो, कंपोनेंट मेरा दो था, एक था बेंजीन और दूसरा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन तो हमें मिल गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना मिला हमें? 0.458। कार्बन टेट्राक्लोराइड का पता नहीं, पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, चलो, ठीक है? और सोल्यूशन का हमेशा, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट्स के अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1, राइट? तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालूं, कैसे निकालेंगे? हाँ, ये फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूला यूज किए भी निकाल सकते हैं, राइट? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर निकाल तो सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैसा लिखेंगे? CCl4 कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 1 से इसका ये जो भी वैल्यू था बेंजीन का, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। 1 माइनस 0.458 कितना आ जाएगा? ये 0.542 आएगा, ठीक है? इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 0.542 और 0.458, तो आंसर आएगा तुम्हारा कितना? 1,
ठीक है. So that is how we do mole fraction. Mole fraction, ठीक है. Mole fraction of all the component of a given solution is always equal to 1. स्टार मार्क करके लिख लो कहीं पे साइड में. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज 1, ठीक है. एंड मोल फ्रैक्शन कैन नॉट एक्सीड 1, ठीक है ना. मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है सबका, ठीक है. आसान सा क्वेश्चन था, राइट. कुछ भी तो था नहीं. तो अगले क्वेश्चन में मूव करते, इजंट इट. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले में मूव करते. ओके सर, आपने तो बोला था स्क्रीनशॉट नहीं लेने को. हाँ बोला तो था. ये भी बोला था साथ में कलम मोड कॉपी निकालने को, बोला था कि नहीं. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. और कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना. 4 क्वेश्चन लाया था, 2 हो चुका है, 2 और है. चलो करते हैं. कैलकुलेट द मोलैरिटी. अच्छा चलो मोलैरिटी निकालते हैं इस बार. कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide. Containing 5 gram of sodium hydroxide. Sodium hydroxide in 500 ml solution. In 500 ml solution. ठीक है. मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दे दिया गया है 500 ml, ठीक है. 500 ml वॉल्यूम दे दिया गया है और उसमें ये बोला गया है कि उसमें 5 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तुम्हें पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी कितना है, इस कंपोनेंट का मोलैरिटी कितना है. तो हम लोग कैसे करेंगे? वी नो, हमें पता है. वी नो मोलैरिटी कैपिटल M is equal to number of moles of, किसके निकालने थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के, राइट. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे ऊपर में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय, क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. जिसका भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है. ठीक है. अभी नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. कैसे निकालते हैं? साइड में लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के. क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास होता है. गिवन मास अपन मोलर मास. सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास कितना है? 5 ग्राम. और मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? कितना होगा? NaOH गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? 32 कहाँ से आया? 16 का. हाँ गलत तो लिख रहा हूँ. 20, 30, 36, 39, 40. ओके. सो मोलर मास होगा इसका 40 ग्राम, ठीक है. 40 ग्राम पर मोल. अभी देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से. नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 5/40, 0 पॉइंट दिया, 50 हो गया. 41 टाइम्स 40, 0 आया. 42 टाइम्स 80, 20 नीचे गया और एक 0 आया. 45 टाइम्स. तो 0.125 मोल्स होगा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 0.125. सही है ना? हाँ सही हो, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया है 0.125. नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हमें लीटर में दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है. 500 ml बोला है. 500 ml क्या होता है? 500 ml आधा लीटर होता है ना, आधा लीटर. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 500 को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000. या तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो या फिर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल सा सीन है ये वैसे भी जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1000/500 ही आएगा, राइट. ठीक है. चलो यहाँ से भी देखते हैं. 0.125 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000. अच्छा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से, इजंट इट. चलो करते हैं. ये हो जाएगा तुम्हारा 125/500. 0 कैंसिल कर देते. 0 0 0 0. ऊपर में क्या बचेगा? 1.25 डिवाइडेड बाय 5. अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 5 2 टाइम्स 10, 2 नीचे आ गया 5 और
अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.25 मोलर, 0.25 मोलर। ठीक है, ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया तुम्हारा 0.25 मोलर। ठीक है, क्लियर है, 0.25 मोलर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 ऊपर में क्या था न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स था ना, मोल्स, और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, ये भी एक यूनिट है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 ऊपर मोल्स है, नीचे लीटर को हम लोग डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अलग अलग टर्म्स में आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, इसीलिए बोला। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से ये लिख लो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलो बाब अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स रैप इट अप फास्ट। अरे 50 मिनट का वीडियो बन गया, चलो लेट मी फिनिश इट एज पॉसिबल। आखिरी क्वेश्चन है, आसान है, ये भी काफी आसान है। क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी। ओके, चलो मोलैरिटी पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी LITY मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऑफ 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन। 75 ग्राम, 100 ग्राम कर लेते क्या, 100 ग्राम बेंजीन कर लेते, चलो क्या पता आसान हो जाए। 100 ग्राम बेंजीन। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी निकालना है बस। ठीक है, चलो निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, हमें पता है, क्या पता, मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये तो मोलैरिटी के जैसे सेम ही था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो भी सॉल्यूशन में तुमने मिक्स किया है, डिवाइडेड बाय, एक सेकंड, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था। ओके, तो वीडियो गलती से क्या हुआ पता नहीं, क्या नहीं हुआ। ठीक है, कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, वापस से शुरू करते हैं, यहाँ तक किया था एंड वीडियो बंद हो गया। ठीक है, फ्लो में मैंने इधर खत्म कर दिया। ठीक है, वापस से करते हैं, चलो ये वैसे भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, मोलैरिटी, यहाँ पे क्या पूछा गया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड। ठीक है ना, 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड का 100 ग्राम बेंजीन में मोलैरिटी कितना होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था, मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है ना, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने सोलवेंट केजी में, ठीक है ना, डुबाया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो वही होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। चलो ये वापस से करते हैं कैलकुलेशन। ओके, चलो तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड है, 100 ग्राम बेंजीन है, तो सोल्यूट कौन होगा 2.5 ग्राम, सबसे कम वाला है कि नहीं। तो इथानोइक एसिड CH3COOH क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारा, गिवन मास है 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना होगा तुम्हारा इथानोइक एसिड का, 2 कार्बन है 24, 2 ऑक्सीजन 32 और हाइड्रोजन 4, 30 50 56 60 60 2.5 by 60 मोल्स होगा तुम्हारा इथानोइक एसिड का। यही लिख देते हैं 2.5 अपन 60। नीचे दिया है मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी कितना होगा, 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम केजी में कितना होगा, 100 by 1000। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.5 by 60, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1000 by 100 हो गया, राइट। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0, इधर क्या बचा, 2.5 into 10 हो जाएगा तुम्हारा, कितना होगा 25 by 60। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 60 0 पॉइंट दिया, 250 हो गया, 64 टाइम्स 240 10 फिर 0 आया, 61 जा 60 फिर
40 आया 416, ठीक है, ओके। ये होगा तुम्हारा मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट कितना होगा, यूनिट somebody यूनिट कितना होगा, ऊपर में मोल है नीचे में केजी है, मोल पर केजी, ठीक है। तो दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोलालिटी। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, राइट, नो प्रॉब्लम, वैसे भी लंबा तो होना ही था, राइट। हमने आज काफी कुछ सीखा भी, isn't it? क्या क्या सीखा, ये सारे कंसंट्रेशन के टर्म सीखा, राइट, मास परसेंटेज सीखा, वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, पीपीएम सीखा, पार्ट्स पर मिलियन, फिर क्या सीखा, वो बीच में तो एक छूट भी गया था, कौन सा, मोल फ्रैक्शन छूट गया था, राइट, मोल फ्रैक्शन सीखा। आई होप मोल फ्रैक्शन सबका क्लियर हो गया, बाद में कराया था, ठीक है। चलो मोल फ्रैक्शन, इसके बाद और क्या सीखा, मोलारिटी सीखा, मोलालिटी सीखा, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ सीखना है इस चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। इसको देखो, इफ़ यू विल बी गुड एट दिस चैप्टर तो बाद में केमिस्ट्री में तुमको काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में, कैसे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि नहीं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर एंड ऑल, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी पे बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को डिफाइन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना, क्या होता है हेनरीज लॉ, ठीक है ना। एंड तो दिस इज इट फॉर टुडे, ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन, बाय बाय।